बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे मैक्सिमम एमसीक्यूज़ की जितनी आप कर सकते हैं। कोई टाइम पास नहीं कर रहे होंगे, बड़ा सीरियस आप लोग ले रहे होंगे इस चीज़ को कि आपका एंट्री टेस्ट आपका जो है ना वो बिल्कुल आपके पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा करने पर। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, आज के लेक्चर में हमने कम्प्लीटली डिस्कस करना है सर्कुलर मोशन को। ये पूरा चैप्टर हमने डिस्कस करना है कि सर्कुलर मोशन क्या होती है या सर्कुलर मोशन का क्या रोल है और इससे रिलेटेड मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एक लेंथी चैप्टर है, इसमें नंबर ऑफ एमसीक्यू ज़्यादा हैं, करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इस वजह से आप लोगों ने बहुत एक्टिवली इसको समझना है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप देखें बोर्ड के ऊपर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। ये बच्चों मैंने टेबल इसलिए बनाया ताकि आप बच्चों को मैं शुरू में ही बता सकूं कि लीनियर मोशन में और एंगुलर मोशन में क्या फ़र्क है और क्या सिमिलरिटी है। तो स्टार्ट करते हैं इस टेबल से, इसके बाद प्रॉपरली ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले देखिए लेफ्ट साइड पे मैंने लिखा हुआ है लीनियर मोशन और राइट साइड पे मैंने लिखा हुआ है एंगुलर मोशन। देखो लीनियर मोशन में जो रोल डिस्प्लेसमेंट का है वही रोल एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है। लीनियर मोशन के डिस्प्लेसमेंट को आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मोशन में जो रोल वेलोसिटी का है जिसको आप टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एंगुलर मोशन में वही रोल एंगुलर वेलोसिटी का है। लीनियर मोशन के अंदर जो रोल एक्सेलरेशन का है, एंगुलर मोशन में वही रोल एंगुलर एक्सेलरेशन का है। लीनियर मोशन में जो रोल मास का है, एंगुलर मोशन में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। लीनियर मोशन में जो रोल मोमेंटम का है, एंगुलर मोशन में वही रोल एंगुलर मोमेंटम का है, जिसको आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं और आर क्रॉस पी फार्मूला होता है। लीनियर मोशन में जो रोल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का है, एंगुलर मोशन में वही रोल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का है। देखो चीज़ें वही हैं, मतलब जिसका रोल यहाँ पे है उसका यहाँ पे क्या रोल होता है, चूँकि बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो आप लीनियर वे पे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे आप एंगुलर या सर्कुलर की बात कर रहे हैं। तो जो रोल यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का है, जिसको आप लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, यहाँ पे वही रोल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का है। जो रोल यहाँ पे वर्क का है वही रोल यहाँ पे रोटेशनल वर्क का है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसके रोल कहाँ पे हैं और कौन सा पैरामीटर आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने शुरू में ये स्टार्टिंग में एक जो है ना वो टेबल बना दिया ताकि आप बच्चों को ये चीज़ें पता हों कि कहाँ कहाँ चीज़ें जो हैं वो रिलेट करती हैं। अब हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मैं स्टार्ट करता हूँ एक एमसीक्यू से। एमसीक्यू ये है कि फॉर विच ऑफ द following remains constant in circular या angular motion, आप कह लें सर्कुलर मोशन। कौन सा फैक्टर जो है या कौन सी चीज़ जो है वो सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहती है। ऑप्शन आपके पास इस तरह से है। अल्फा ऑप्शन आपके पास वेलोसिटी, बीटा ऑप्शन आपके पास एक्सेलरेशन, चार्ली ऑप्शन आपके पास फोर्स और डेल्टा ऑप्शन आपके पास स्पीड। अब आप जरा खुद मुझे बताएं कि कौन सा फैक्टर इनमें से कांस्टेंट रहता है सर्कुलर मोशन में। अब सब बच्चों के माइंड में डिफरेंट व्यूज होंगे बेटे, इस तरह की चीज़ को हमेशा स्केलर और वेक्टर पे चेक किया करें। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रह सकती, पॉसिबल ही नहीं है वेलोसिटी कांस्टेंट हो। इसका मतलब वेलोसिटी तो नहीं हो सकती। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती है, एक्सेलरेशन भी पॉसिबल नहीं है कि एक्सेलरेशन हो क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, कॉन्टिन्यूस चेंज हो रही है। इसी तरह फोर्स की भी डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी नहीं हो सकती। तो स्पीड इज राइट ऑप्शन। स्पीड ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि कांस्टेंट रहती है सर्कुलर या एंगुलर मोशन के अंदर। तो एक एमसीक्यू से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया। अब प्रॉपर्ली इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसको आप कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से अब हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें। फर्स्ट है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत सी चीज़ें आप बच्चों को ऑलरेडी पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगल डेल्टा थीटा को बोलते हैं। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, जितना ज़्यादा उसका एंगल चेंज होता जाता है, ये वाला एंगल थीटा, जाहिर सी बात है बॉडी जितना ज़्यादा सर्कुलर पाथ में मूव करेगी एंगल में उतना चेंज आएगा, उतना ही उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जाएगा।
तो जितनी ज़्यादा बॉडी की मूवमेंट होती है, जितना उसका एंगल चेंज होता है, हम कहते हैं कि एक्चुअली उतना ही उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जा रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तब होती है अगर आप एंगल स्मॉल लेते हैं। आप कह सकते हैं कि लेस देन 10 डिग्री। अगर तो एंगल बहुत स्मॉल है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट अगर एंगल जो है वो ग्रेटर है 10 डिग्री से, तो इसको आप स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। ये वाहिद क्वांटिटी है जो मैंने आपको पहले बताया था, जिसको आप स्केलर और वेक्टर दोनों कंसीडर कर सकते हैं, डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो आपके पास एसआई यूनिट, आप इसका रेडियन लेते हैं। जब भी आप एसआई यूनिट की अगर बात करें तो इसका एसआई यूनिट रेडियन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। राइट हैंड रूल, जब भी आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बतानी है तो आप राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं कि अपनी फिंगर्स को रोटेशन की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं। जो थंब है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो यही राइट हैंड रूल है, जितना ज़्यादा आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करते जाएंगे, थंब जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड रूल से आप निकालते हैं। और जो डायरेक्शन होती है इसकी, आप हमेशा कहते हैं कि डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो भी इसकी डायरेक्शन है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब होता है जब आपने इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला, जो थंब है ये अपवर्ड है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक स्ट्रेट लाइन। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब होता है एक सीधी लाइन जो कि ओरिजिन में से पास करे जहाँ पे बॉडी मूव कर रही है। इसकी डायरेक्शन जो है वो लॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मतलब इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें जो एक जनरल रिलेशन होता है जो आप फार्मूला यूज़ करते हैं वो एस इज इक्वल टू आर थीटा है। एस इज इक्वल टू आर थीटा इज अ जनरल रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। और थीटा जो है इसको आप बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें एक जनरल रिलेशन होता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें जो आप एक रिलेशन पढ़ते हैं कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं और 360 डिग्री होती है। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर आप यहाँ पे 1 रेडियन की वैल्यू निकालें, 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड होगी, तो 1 रेडियन जो है ये इक्वल आएगा 57.3 डिग्री की। ये इसका रिलेशन प्रूव करवाया जाता है एफएससी में कि 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आएगा मेरे पास 1/57.3, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिग्री जो है ये इक्वल आएगी मेरे पास 0.017 रेडियन। अगर 1 रेडियन में पूछा जाए तो इतने डिग्री, अगर 1 डिग्री का पूछा जाए तो 0.017 रेडियन होंगे। तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ, क्या आप मुझे ये बताएं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि देखिएगा ज़रा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 3 पाई रेडियन आर, कि 3 पाई रेडियन के अंदर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी होंगी। 3 पाई रेडियन वो आपको बता रहा है, इसमें आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का बताना है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी होंगी। ऑप्शन आप ले लें, अल्फा ऑप्शन आपके पास 2/3 रेवोल्यूशन, बीटा ऑप्शन है 3/2 रेवोल्यूशन, चार्ली ऑप्शन आपके पास 4/3 रेवोल्यूशन और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 3 पाई रेडियन कैसे निकालते हैं। इसको सॉल्व करने का भी वही तरीका है जो मैंने आपको जनरल एक रिलेशन बताया, उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। देखें आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिंपली ये काम करेंगे कि 1 रेवोल्यूशन जो है ये इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के। अब ज़रा खुद देखें, ये जनरल रिलेशन है, इससे आपने नहीं हटना। जब भी कोई क्वेश्चन आए इस तरह का कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालें, आपने इस फार्मूले से नहीं हटना। जनरल रिलेशन आप यूज़ करें कि 1 रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल है। इसका मतलब जब मैं इसे देखता हूँ मुझे चाहिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 3 पाई रेडियन, वो 3 पाई रेडियन में आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पाई रेडियन। इसका मतलब मैंने यहाँ पे 3 बनाना है। आप खुद सोचें, अगर मैंने 2 को 3 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ये जो 2 पाई रेडियन लिखा हुआ है
अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3/2 से, तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे भी 3/2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 3 पाई रेडियन बनानी है। अगर मुझे 3 पाई रेडियन बनानी है, यहाँ पे मेरे पास 2 पाई रेडियन लिखा हुआ है, 2 पाई को मुझे 3 पाई रेडियन बनाना है। अगर 2 पाई को 3 पाई रेडियन बनाना है तो मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 जो है इसे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बच गया 3 पाई रेडियन, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू बच गई 3/2 रेवोल्यूशन। तो यहाँ से हमें पता चला कि 3 पाई रेडियन के अंदर 3/2 रेवोल्यूशंस होती हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ फार्मूला यही है, इससे आपने नहीं हटना। इस फार्मूले से हटोगे तो ये आंसर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास वो 3/2 रेवोल्यूशन है, बीटा ऑप्शन। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, पेपर में पसंद किए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है जी एंगुलर वेलोसिटी। कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। देखिए अभी इसको हमने डिस्कस किया कि एंगुलर वेलोसिटी जस्ट लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अगर हम इसके ऐसे यूनिट की बात करते हैं तो ऐसे यूनिट इसका रेडियन पर सेकेंड होगा। वैसे आप इसके अदर जो यूनिट्स हैं, अगर हम अदर यूनिट्स की बात करते हैं तो अदर यूनिट्स इसके डिग्री पर सेकेंड, डिग्री पर मिनट, वो आप और यूनिट्स भी ले सकते हैं, लेकिन रेडियन ऐसा यूनिट आपके पास रेडियन पर सेकेंड ही होता है। इसी तरह से इसकी जो डायरेक्शन है, अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी भी डायरेक्शन अलोंग, सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी में सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप इस फार्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू फाई एफ माइनस फाई आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्योंकि अगर आपको दो तरह के वैल्यूज गिवन होंगी, दो तरह के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन होंगे, आपने डिफरेंस लेना होगा, आप इस तरह इस फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक होता है और हैंड, एक होता है जी मिनट हैंड, और एक हम टर्म यूज करते हैं सेकेंड हैंड। और हैंड का क्या फार्मूला है या और हैंड क्या होता है, इस तरह के अक्सर पसंद किए जाते हैं और हैंड, जैसे एंटी डेसिमल। जैसे एक वॉच है, वॉच देखिए सर्कल होती है, सर्कुलर होती है वॉच। अगर आप और हैंड की बात करते हैं तो और हैंड की वैल्यू आपके पास होती है 2 पाई ओवर 12 रेडियन पर आवर। ये 2 पाई ओवर 12 कहाँ से है? 2 पाई का मतलब होता है, ये जब आप सर्कुलर पाथ की बात करते हैं वो 2 पाई होता है। 12 का मतलब क्या है कि 12 घंटे होते हैं। एक घड़ी में जब आप देखते हैं 12 घंटे आपको नजर आते हैं, तो 2 पाई ओवर 12 रेडियन पर आवर। अगर आपको कभी और हैंड की एंगुलर वेलोसिटी पूछा जाए तो 2/12 रेडियन पर आवर होगी। अगर आपसे मिनट हैंड की पूछा जाए तो 2 पाई ओवर, देखिए एक घंटे में कितने मिनट होते हैं आपके पास? 60, तो 2 पाई ओवर 60 रेडियन पर मिनट, ये मिनट हैंड का फार्मूला है। और हैंड का फार्मूला 2 पाई ओवर 12 रेडियन पर आवर। इस पे गौर करें, रेडियन पर आवर, ये है रेडियन पर मिनट, क्योंकि एक मिनट आपको पता है एक घंटे में 60 मिनट है। अगर आप सेकेंड हैंड की बात करेंगे तो सेकेंड हैंड की वैल्यू भी होगी 2 पाई ओवर 60 रेडियन पर सेकेंड। बच्चे इसे पजल होते हैं कि सर यहाँ पे भी 60 आ रहे हैं। और भाई आपने ये नहीं देखना, आपने देखना है कि आप ले किस में रहे हो। ये मिनट है, 2 पाई ओवर 60 रेडियन पर मिनट, ये सेकेंड है। जब आपने मिनट को सेकंड बनाना होगा, सेकंड को मिनट में बनाना होगा, तो बात वही आ जाएगी, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, वो कन्वर्जन हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं आप और हैंड, ये और हैंड का फार्मूला है, ये मिनट हैंड का फार्मूला है, और ये आपके पास सेकंड हैंड का फार्मूला है। कि अगर आपने कभी भी सेकंड हैंड की बात करनी है कि आप सेकंड्स में ले रहे हैं तो 2 पाई ओवर 60 रेडियन पर सेकंड, ये सेकंड हैंड का फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास इसका रिलेशन है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। जो आप पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में एक सिंपल सा रिलेशन है जिसको आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूं तो होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर मैं इसको विक्टोरियल फॉर्म में लिखता हूं तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये हमेशा याद रखिए, इसको आप r क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते, आप ओमेगा क्रॉस आर लिखते हैं, क्योंकि आप ओमेगा से r की तरफ जा रहे हैं, आप r से ओमेगा की तरफ नहीं आ रहे। तो जब भी आपको लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म पूछा जाएगा तो ओमेगा क्रॉस आर होगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल डिस्कस करता हूँ कि मुझे ये बताएं कि एंगल थीटा बिटवीन
वी एंड ओमेगा इज, कि वी और ओमेगा में एंगल थीटा कितना होता है। भाई ये हमेशा याद रखो, जब भी पूछा जाए लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एंगल कितना है, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन में एंगल कितना है, हमेशा याद रखें वो 90 डिग्री होगा। वो 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि लीनियर का मतलब है, आप खुद देखें कि अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो ये लीनियर है, ये एंगुलर है। एंगल का मतलब ये लीनियर था, ये एंगुलर है। जब सर्कल में रोटेट हुआ तो इनके दरमियान में एंगल कितना जनरेट हो गया? 90 डिग्री। तो लीनियर और एंगुलर के दरमियान में हमेशा एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा। और वेक्टर फॉर्म को आप आर क्रॉस ओमेगा इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट कोमोटेटिव नहीं होती। आपने आर से ओमेगा की तरफ जाओगे डायरेक्शन कुछ और होगी, ओमेगा से आर की तरफ आओगे डायरेक्शन कुछ और होगी। आपने इसको हमेशा ओमेगा क्रॉस आर लिखना है, इसको आप आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते, हमेशा आपने इसी फॉर्मेट पे लिखना है। तो ये इसका ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम डिस्कस करते हैं जी एंगुलर एक्सेलरेशन, कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम एंगुलर वेलोसिटी की तरह ही अगर आप उसको डिस्कस करेंगे तो सारे वही पैरामीटर जो एंगुलर वेलोसिटी में आते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन में भी एंगुलर एक्सेलरेशन आप इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला होता है डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये एंगुलर एक्सेलरेशन का आपके पास जनरल फार्मूला है। अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की अगेन डायरेक्शन की बात करूंगा, रूल तो राइट हैंड ही यूज होना है। इसकी डायरेक्शन आपके पास अलोंग दी एक्सिस ही होगी, इसकी भी डायरेक्शन। अगर मैं इसके लिए रूल की बात करता हूं तो इसके लिए भी राइट हैंड रूल ही है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी आप वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। अब लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होता है वो आप इस तरह से लिखते हैं, ए टी इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ये लीनियर और एंगुलर में जनरल रिलेशन है। मतलब जो आप इस तरह से लिखते हैं कि ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, उसकी विक्टोरियल फॉर्म मैंने ऊपर लिखी है। ये ए टी का मतलब होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अल्फा को आप एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखिए नाम से क्लियर है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब लीनियर एक्सेलरेशन। जब भी आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द टेंजेंट, ये हमेशा अलोंग द टेंजेंट होगा। अगर आप बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की मींस अल्फा की, ये हमेशा होगा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। ये बड़ी मेन चीज़ है, ये हमेशा टेंजेंट के अलोंग कि एक बॉडी अगर मूव कर रही है, देखिए अगर मैं कहता हूँ कि एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, जो टेंजेंशियल है उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, और अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन जब आप बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये वाली जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन या टेंजेंशियल वेलोसिटी कह लें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह लें, ये टुवर्ड्स द टेंजेंट कहीं पे भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक उसकी डायरेक्शन नहीं है, वो अलोंग द टेंजेंट ही मूव करेगी हमेशा। तो ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट था। हमेशा याद रखें, अगर मैं एक सिंपल सी डायग्राम से समझाता हूँ, अगर आपको कभी भी मैं ये कहूँ कि एक बॉडी है उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर एक बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, हमेशा याद रखें उस केस में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, सेम डायरेक्शन। मैंने इसलिए दोनों के एरोज अपोज लगाए हैं। अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंक्रीज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो इस तरह से होगा। अगर हम कहते हैं कि ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब भी दो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो सेम डायरेक्शन होती है, अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो डायरेक्शन जो है वो एंटी पैरेलल होती है, मीन्स के बिल्कुल चेंज हो जाती है डायरेक्शन। तो ये भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा हो, आपको इसका भी पता होना चाहिए। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि आप तीन तरह की यूज करते हैं। नंबर वन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास। इसी को जब आप इस फॉर्म पे लिखेंगे एंगुलर फॉर्म में, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड जो इक्वेशन आपके पास, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, यह आपके पास होगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्र। थर्ड इक्वेशन है जी
2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, और ये आपके पास होगा 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्र माइनस ओमेगा आई स्क्र। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है। तो इस तरह से ये तीनों इक्वेशंस अक्सर मैंने देखा है एंट्री टेस्ट में इन इक्वेशंस के एमसीक्यू आ जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये चीज़ें पता हो, ये आपको सारे फार्मूलाज पता होने चाहिए। ये वाली क्वेश्चन से रिलेटेड अक्सर एमसीक्यू आ जाता है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने कम से कम एक एक दो दो एमसीक्यू रैंडमली कोई सी क्वेश्चन यूज़ कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है और अक्सर उसमें से एमसीक्यू भी आता है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक है। नेक्स्ट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स देखिए, आपको पता है कि आप कोई भी एक बॉडी है, अगर वो एक ऐसी फोर्स जो एक स्ट्रेट बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवा दे, उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मैं कहता हूँ अगर एक बॉडी सीधी जा रही है, उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा दिया जाए, उस केस में जो उसकी फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स आप इसका जो फार्मूला यूज़ करते हैं, इसको आप एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एम वी स्क्र ओवर आर के इक्वल होती है। अगर इसी फार्मूला में, ये जो मैंने इसका एक जनरल फार्मूला लिखा, यहाँ पे मैं v की जगह आर ओमेगा लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। आपको इसकी वेक्टर फॉर्म का भी पता होना चाहिए कि इसकी हम वेक्टर फॉर्म किस तरह से लिखते हैं, या इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है। इसकी वेक्टर फॉर्म में देखें, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, कोई भी एक बॉडी है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कल की तरफ बेंड करती है, टुवर्ड्स द सेंटर इसकी डायरेक्शन है। हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगी, क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर उसे खींचेगी। लेकिन बॉडी का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमेशा आउटवर्ड होगा, इस तरफ कह लें, इस तरफ कह लें, कहीं पे भी। आप जब बॉडी का पोजीशन वेक्टर किसी को आपने रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए किसी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो आउटसाइड होगा हमेशा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड। अब आप खुद देखो, पोजीशन वेक्टर आउटवर्ड है और सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड है, इसका मतलब दोनों एंटी पैरेलल है। यही एक वजह है, ये दोबारा सुन लें, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द ओरिजिन और जो पोजीशन वेक्टर है वो आउटवर्ड होता है। अगर मैं इसकी वेक्टोरियल फॉर्म लिखूंगा तो इस तरह से आएगी, एम वी स्क्वायर ओवर आर, और यहाँ पे माइनस आर यूनिट वेक्टर। बेटे ये मैंने माइनस आर इसी वजह से लगाया कि सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ और जो पोजीशन वेक्टर है वो आउटवर्ड, दोनों एंटी पैरेलल। सेंट्रीपिटल फोर्स ये, पोजीशन वेक्टर ये, दोनों एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल के केस में माइनस आर यूनिट वेक्टर आता है। तो इस फॉर्म को भी अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे, इस इधर इसके ऊपर वेक्टर साइन, इसको भी अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो ऐसे आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर और माइनस आर यूनिट वेक्टर। इसको भी आप इस तरह वेक्टर फॉर्म में लिखोगे। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू कर लेते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स के। अक्सर आपको पता है एमसीक्यू इंपॉर्टेंट भी समझे जाते हैं। मैं यहाँ पे इसका बड़ा मेन एक एमसीक्यू लिख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप इसको फ़ौरन ही सॉल्व कर लेंगे, मतलब इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन ये है, एमसीक्यू है जी, अ स्टोन ऑफ मैस 250 ग्राम, अ स्टोन ऑफ मैस 250 ग्राम is tied to the end of the string of length 1 meter. It is willed in a horizontal circle with frequency 30 revolution per minute. What is the tension in the string? ये उसने आपको डाटा दिया कि एक स्टोन है, 250 ग्राम उसका मैस है, आपने उसको एक स्ट्रिंग से, एक रस्सी से बांधा हुआ है, और वो रस्सी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। हॉरिजॉन्टल सर्कल, मतलब इस तरह से समझ लें, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में आप एक स्टोन को, एक पत्थर को आपने किसी रस्सी से बांधा हुआ है और आप उसको इस तरह मूव करवा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसने आपको दी हुई है, वो कहता है व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपने स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी,
ऑप्शन इसके ये हैं आपके पास, अल्फा ऑप्शन है जी पाई स्क्वायर बाई 2, बीटा ऑप्शन आपके पास पाई स्क्वायर बाई 4, चार्ली ऑप्शन है जी पाई बाई 4 और डेल्टा ऑप्शन है पाई बाई 3। अब इस तरह के एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए वो कह रहा है व्हाट इज द टेंशन, टेंशन निकालो। हमेशा याद रखें जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उस केस में जो टेंशन है वो उसकी फोर्स के इक्वल होती है, मीन्स कि उस केस में वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। इस डाटा में मुझे क्या क्या गिवन है या मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा फार्मूला कौन सा लगना है। देखो मैस है 250 ग्राम, मैं इसको लिखूंगा 250 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 kg, ये मुझे मैस गिवन है। लेंथ एल की वैल्यू या आर की वैल्यू कह लें वो मेरे पास 1 मीटर है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा की जो वैल्यू है वो है जी 30 रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट को हमेशा आप रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ये आपके पास आएगा 30 इंटू 2 पाई ओवर 60, ये मेरे पास वैल्यू होगी। इसको सॉल्व कर लें, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 2 और 6 होगा, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू मेरे पास रह जाएगी पाई रेडियन पर सेकेंड, ये मेरे पास ओमेगा की वैल्यू। अब मैंने टेंशन निकालनी है, टेंशन का मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये मैंने निकाल। अब आप खुद देखो मैंने आपके सामने ये डाटा लिखा, मैस भी है, लेंथ भी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है और आपने टेंशन निकालनी है। इस केस में जब आप रस्सी को घुमा रहे होते हैं तो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होती है। जस्ट आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करें और फॉर्मूला इस डाटा के मुताबिक एक ही फार्मूला बनता है, वो एम आर ओमेगा स्क्वायर है, ये फार्मूला आप लगाएंगे। इसमें वैल्यू लगाएंगे, देखिए एम की वैल्यू है 250 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह 1 इंटू ओमेगा की वैल्यू जो मैंने रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में सॉल्व की वो पाई आई, तो ओमेगा का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये पाई का स्क्वायर होगा। यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 250 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि 10 रेज़ टू -3 प्लस का मतलब इसको अगर मैं फ्रैक्शन में ले आता हूँ तो 1000, यहाँ पे आपके पास होगा पाई स्क्वायर। ये 0 0 से कट गया, 25 1 are 25, ये 4, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का आपके पास आंसर आ गया पाई स्क्वायर बाई 4 न्यूटन। ये इस केस में इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह के देखिए लेंथी स्टेटमेंट वाले हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल हैं, तो राइट ऑप्शन इसका बीटा इज राइट ऑप्शन। इस तरह के भी एमसीक्यूज जो हैं वो पसंद किए जाते हैं, या इस तरह के एमसीक्यूज भी पेपर में आते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्टिकल सर्कल। देखिए ये टॉपिक जो है ना हमारी बुक में तो नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं, इसलिए मैं तो बच्चों को लाजमी करवाता हूँ। वर्टिकल सर्कल, दो तरह के सर्कल होते हैं बच्चों, देखो एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल, आप किसी बॉडी को इस तरह घुमा रहे हो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल, एक होता है इस तरह से मूव कराओ ये वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल के 4 पॉइंट्स अगर मैं बनाता हूं, किस तरह से इसके 4 पॉइंट बनेंगे, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, इसको आप सेकंड कह लें, ये आपके पास थर्ड है, ये आपके पास फोर्थ है। वर्टिकल सर्कल के केस में जब भी आपने वेलोसिटी निकालनी होती है, वेलोसिटी का फार्मूला ये आपने याद रखना है, ये होता है 3gr माइनस 2gr cos थीटा। ये आपको फार्मूला अच्छी तरह से पता हो। इस फार्मूला में ये आपने एज इट इज याद कर लेना फार्मूला 3gr माइनस 2gr cos थीटा वर्टिकल सर्कल में। इस फार्मूले में सिर्फ आप थीटा की वैल्यू चेंज करते जाए, सिर्फ आप थीटा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, आपके पास इसका आंसर जो है वो चेंज होता जाएगा। मतलब अगर इस फार्मूले में मैं कहता हूँ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, सबके ऊपर आपने वैल्यूज जो है ना इसकी चेंज करते जानी है, इसका रिजल्ट आपके पास चेंज होता जाएगा। अगर मैं पॉइंट 1 के ऊपर कहता हूँ थीटा की वैल्यू मेरे पास 0 डिग्री है, इसी तरह से इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि थीटा की वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री है, यहाँ पे भी मेरे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है और यहाँ पे मेरे पास थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, सिर्फ ये आप याद रखें, देखिए ये तो समझ लगती है यहाँ पे एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन जो है वो मिनिमम होती है, इधर मैक्सिमम होती है। यहाँ पे आप याद रखें एंगल थीटा 0, 0 का मतलब पैरेलल आप ले रहे हैं, रोटेशन उसकी ऐसे ले रहे हैं कि एंगल थीटा 0, यहाँ पे रोटेशन ऐसी ले रहे हैं कि एंगल थीटा 180 है। मैं आसान करके आपको बता रहा हूँ, ये दोनों साइडों के ऊपर 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर। अगर आप 0 डिग्री इसमें इस फार्मूले में लगाते हो तो 0 डिग्री लगाने की वजह से आपके पास वेलोसिटी होगी स्क्वायर रूट 3gr माइनस 2gr, तो जब 3gr में से 2gr जाएगा तो स्क्वायर रूट gr रह जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी होती है हमेशा स्क्वायर रूट gr।
इसी तरह एजिस के ऊपर अगर मैं 90 डिग्री लगाता हूँ, 90 डिग्री जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 90 डिग्री की वजह से इसी फार्मूले में cos 90 ये सारा हिस्सा जीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 पे जीरो होता है, तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी √3gr। इसका मतलब 90 लगाने की वजह से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो होगी √3gr। पॉइंट 2 के ऊपर भी, पॉइंट 3 के ऊपर भी, यहाँ पे भी वेलोसिटी है √3gr। इसी तरह अगर लास्ट वाले पॉइंट पे मैं 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 180 डिग्री लगाने से आपके पास आएगा v = √5gr, क्योंकि cos 180 पे होता है -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आपने ये यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट पे मीन्स के बॉटम पे जो वैल्यू आई ये आ गई v = √5gr। ये आपने सारी वैल्यूज याद रखनी है। अगर आपको वो कभी एक ऐसा MCQ दे दे कि एक कोई उसके पास जो है ना वो कोई एक कैन है, उसको वो मूव करवा रहा है, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकालें वर्टिकल सर्कल में। देखिए मैं एक सिंपल MCQ कहता हूँ कि एक बॉडी वर्टिकल सर्कल में मूव कर रही है, उसके लोएस्ट पॉइंट के ऊपर कोई एक कैन है, मैं उसको वर्टिकल सर्कल में मूव करवा रहा हूँ, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, एजिस के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमेशा ये भी चीज़ याद रखें कि जब भी आप बात करते हैं टेंशन की तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि वर्टिकल सर्कल में हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन मिनिमम होती है और लोएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन बेटे हमेशा मैक्सिमम होती है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी टेंशन उतनी कम होगी, जितनी कम हाइट होगी टेंशन उतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन का फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस वेट। लोएस्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे टेंशन का फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट। ये आपने इसको याद रखना है, ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मिनिमम टेंशन, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम टेंशन, ये मिनिमम का फार्मूला और ये वाला फार्मूला मैक्सिमम का है। ये सारी चीज़ें ही आपको पता होनी चाहिए, सब चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो है जी एंगुलर मोमेंटम। कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, फिर इधर इसका MCQ करेंगे। एंगुलर मोमेंटम को आप L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है R×P। जो रोल लीनियर मोमेंटम का है एंगुलर या सर्कुलर मोशन में, वही एंगुलर मोमेंटम रोल प्ले करती है। अगर आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, ये आ जाएगा RP sin थीटा n यूनिट वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर आता है। P की जगह अगर आप MV लिखते हैं तो ये आ जाएगा L = MVR sin थीटा। ये भी एंगुलर मोमेंटम का ही फार्मूला है। अगर मैं V की जगह R ओमेगा लगाता हूँ, इसके अंदर सिर्फ आप V की जगह R ओमेगा लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा L = MR² ओमेगा sin थीटा। L = MR² ओमेगा जो है, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। MR² को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, तो MR² की जगह मैं I लिखूंगा, ओमेगा वैसे ही आ जाएगा। ये एंगुलर मोमेंटम का आपके पास एक रिलेशन है। L = I ओमेगा से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे I और ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर मैं बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखूँगा तो I और ओमेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएंगे। जितना ओमेगा को ज़्यादा करते जाएंगे उतनी I की वैल्यू कम होती जाएगी। ये वाला भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 3 डायमेंशनल में आप इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इसका फार्मूला लिखता हूँ तो वो आपके पास होगा L = MR×V। ये वेक्टर फॉर्म में इसका अगर आपके पास 3 फैक्टर्स गिवन हो, ये भी आपने एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला याद रखना है कि अगर आपको एंगुलर मोमेंटम नहीं दिया हुआ और 3 फैक्टर्स हैं, आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है MR×V, इसको V×R नहीं लिखना। अगर मैं इससे रिलेटेड एक MCQ आप लोगों से शेयर करूं और आप लोगों ने उसको खुद सॉल्व करना है। एक पेपर में इस तरह से भी MCQ आया। MCQ ये है जी, एक पार्टिकल का मास जो है वो 10 ग्राम है, मैं सिर्फ डाटा लिख रहा हूँ। वेलोसिटी उसकी 5I यूनिट वेक्टर मीटर पर सेकेंड है और पोजीशन वेक्टर R वेक्टर की आपके पास जो वैल्यू है वो उसने दी हुई है 10I यूनिट वेक्टर प्लस 6J यूनिट वेक्टर। ये डाटा गिवन आप, मैथ्स भी आपको गिवन है,
वेलोसिटी भी आपको गिवन है 5 आई यूनिट वेक्टर, और आपको उसने पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है, ये भी आपको वैल्यूज गिवन है। अब वो ये कह रहा है कि आप इसका एंगुलर मोमेंटम निकालें, एंगुलर मोमेंटम की क्या वैल्यू होगी, ये सारे फैक्टर आपको गिवन है। ऑप्शन इसकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑप्शन है जी, अल्फा ऑप्शन है -0.1 के यूनिट वेक्टर जूल सेकेंड, बीटा ऑप्शन है जी 0.2 के यूनिट वेक्टर जूल सेकेंड, चार्ली ऑप्शन है -0.3 के यूनिट वेक्टर जूल सेकेंड, और डेल्टा ऑप्शन है -0.4 के यूनिट वेक्टर जूल सेकेंड। अब इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है, या इस तरह के एमसीक्यूज कैसे सॉल्व होंगे? देखो आपको जो डाटा गिवन है वो वेक्टर्स में गिवन है। मुझे कैसे पता चला वेक्टर में गिवन है? देखो ये आई आ रहा है, यहाँ पे आई और जे आ रहा है, ये वेक्टर फॉर्म में गिवन। जब भी वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम का आपने हमेशा यही फार्मूला अप्लाई करना है। जब भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, मुझे पता चल गया फार्मूला यही लगना है, L = m r क्रॉस v। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी वेक्टर फॉर्म बनाऊंगा एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। m की वैल्यू है 10 ग्राम, ग्राम को अगर मैं kg में लिखूंगा तो ये आएगा 10 × 10⁻³ इसको मैंने बाहर लिख दिया, ब्रैकेट से बाहर, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है, मैं अंदर लिखा हुआ है r क्रॉस v। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, तरीका ये है कि यहाँ पे i आएगा, j आई यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर और k यूनिट वेक्टर। r की वैल्यू आपके पास 10i और 6j, यानी कि 10 6, क्योंकि x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 6 और k की वैल्यू 0। उसके बाद जो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू है वो 5i है। देखिए 5i यूनिट वेक्टर, सिर्फ वैल्यू आप यहाँ पे 5 लिखो, क्योंकि आपको j और k नहीं गिवन। जब j और k नहीं गिवन तो उसकी वैल्यू 0 0। सिंपल सा एमसीक्यू कि बाहर मैंने लिखा हुआ है 10 × 10⁻³ जो कि मैथ्स की वैल्यू गिवन है, और अंदर मैंने डिटर्मिनेंट बना दिया जो जो वैल्यूज़ गिवन थी, मतलब आई जे के लिखना होता है, जो वैल्यूज़ गिवन थी वो लिखी हैं, जो नहीं गिवन वो 0 लगाते हैं। अब आप इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कर लें, इसका आंसर आ जाएगा। इसको आपने सॉल्व किस तरह से करना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए देखो बेटे, डिटर्मिनेंट को आपने जब भी सॉल्व करना होता है तो आपको पता है, यहाँ से अगर मैं आई से स्टार्ट करता हूँ तो जिस रो में आई आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, आप इसको भी छोड़ देंगे और आप इसको भी छोड़ देंगे। इसका मतलब आई, और जब मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, इसको और इसको भी छोड़ देता हूँ, तो 6 × 0 0 -0 × 0 0, इसका मतलब ये आएगा मेरे पास 0। दूसरी वैल्यू j है, मैं लिखूंगा -j। j जिसमें आ रहा है, इस रो में j आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, मैंने इन दोनों को छोड़ दिया। 10 × 0 0, 0 × 5 0, तो ये सभी 0। उसके बाद प्लस k यूनिट वेक्टर। k यूनिट वेक्टर को कैसे सॉल्व करूंगा, देखो इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, चार चीज़ें मेरे पास, चार फैक्टर बच गए, 10 6 5 और 0। 10 × 0 0, माइनस साइन फार्मूले का 5 × 6 होता है 30, तो 0 - 30 यानी कि -30। और बाहर जो वैल्यू लिखी हुई थी 10 × 10⁻³ ये एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे इस पूरे के बाहर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जी 10 × 10⁻³ 10 × 10⁻³ को जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 10 / 1000, और अंदर आपके पास ये सभी 0 हो गया, ये सभी 0 हो गया, जस्ट बच गया -30 k यूनिट वेक्टर। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया -30 / 100 k यूनिट वेक्टर। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे ये 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 / 10, तो आपके पास माइनस एज इट इज़ -0.3 k यूनिट वेक्टर। और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है आपके पास जूल सेकेंड, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये आएगा -0.3, जो कि चार्ली ऑप्शन बन रहा है। इस तरह से इसके भी क्वेश्चन आते हैं जो पसंद किए जाते हैं। मैक्सिमम इसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको पास पेपर्स में से ये एक एमसीक्यू करवाया है ताकि आप ये मत समझे कि इसके बहुत सिंपल एमसीक्यू आते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये था टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, ये एंगुलर मोमेंटम है बच्चों, ये एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक। नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने लगे वो है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है या उसका क्या कॉन्सेप्ट है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लीनियर मोशन में मास का रोल है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर या सर्कुलर मोशन में होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है mr²।
एम यहाँ पे मैस है, आर स्क्वायर का मतलब कि डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिपेंड करता है, अगर हम कहते हैं डिपेंडेंस, डिपेंड ऑन मैस डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि आपने मैस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया या मैस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिपेंडेंस उस चीज़ के ऊपर होती है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसके एस आई यूनिट की बात करता हूँ, इसका एस आई यूनिट होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसकी डिमेंशन की बात करता हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिमेंशन होगी एम एल स्क्वायर। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ, देखिए कई तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। अगर मैं फॉर डिस्क की बात करता हूँ, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है हाफ एम आर स्क्वायर। अगर मैं हूप की बात करता हूँ, हूप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं फॉर सॉलिड स्फीयर बात करता हूँ, उसके लिए वैल्यू होती है 2/5 एम आर स्क्वायर। इस तरह से अगर मैं होलो स्फीयर की बात करता हूँ, होलो स्फीयर के केस में आप जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करेंगे, होलो स्फीयर के केस में उसकी वैल्यू होती है 2/3 एम आर स्क्वायर। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना आप एंगुलर वेलोसिटी को ज़्यादा करते जाएंगे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। अक्सर जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क में से, हूप में से इनको एक इंक्लाइन प्लेन से फेंका गया, जैसे मैं कहता हूँ कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ से एक डिस्क को भी फेंका गया और हूप को भी फेंका गया। ये एक हूप है, ये डिस्क है, कौन सा पहले नीचे पहुँचेगा, बॉटम पे कौन सा पहले आएगा? तो हमेशा याद रखो जिसका एंगुलर मोमेंटम कम होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो बॉडी जल्दी नीचे पहुंचेगी, जल्दी मूव करेगी। इसका मतलब ये है कि डिस्क और हूप में से जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। अगर इस सब में से देखा जाए, इन सब में सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का है। तो सॉलिड स्फीयर का अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता कि डिस्क में से, हूप में से, सॉलिड स्फीयर में से और होलो स्फीयर में से कौन सा पहले नीचे जल्दी आएगा या पहले आएगा नीचे बॉटम के ऊपर, किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो देखो सबसे कम इनमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का है। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है। जितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका मतलब उतनी ज़्यादा इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। और अगर सिर्फ डिस्क और हूप में से देखा जाए तो डिस्क और हूप में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका मतलब डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, डिस्क जल्दी यहाँ पे पहुँचेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत अच्छी तरह से बैठा होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ये सबसे मेन रिलेशन आई और ओमेगा का इन्वर्स होना। जैसे इसकी कई तरह के एग्जांपल है। अगर हम जिम में कोई शख्स जो है ना वो जिम कर रहा है, वो अपने आर्म्स को स्ट्रेच करता है, इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो गई। जैसे जैसे वो अपने आर्म्स को बंद करेगा तो उसका जारी सी बात है मैस डिस्ट्रीब्यूशन कम होना शुरू होगी। जितनी मैस डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी उतनी ज़्यादा हो गई। तो यही मतलब है यहाँ पे आई और ओमेगा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक को आप कम करेंगे, दूसरे की वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जिसको हम कहते हैं जी रियल एंड अपीरेंट वेट। वैसे तो सब बच्चों को पता ही होगा इस टॉपिक के बारे में, लेकिन इसको हमने एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि रियल एंड अपीरेंट वेट में क्या मेन चीज़ें। अगर हम डिस्कस करते हैं रियल एंड अपीरेंट वेट को, देखिए रियल और अपीरेंट वेट क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, सब चीज़ें हम देखेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि रियल वेट को आप बहुत सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ की। जितनी ज़्यादा अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल होती है उतना उसका रियल वेट ज़्यादा होता है, जितनी कम ग्रेविटेशनल पुल होती है उतना उसका रियल वेट कम होता है। रियल वेट को अगर मैं W से रिप्रेजेंट करूँ, रियल वेट कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। पहला पॉइंट तो ये याद रखें।
हर चीज़ ज़ीरो हो सकती है, रियल वेट ज़ीरो नहीं हो सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि रियल वेट ज़ीरो, रियल वेट कभी भी ज़ीरो नहीं होता। अगर मैं अपेरेंट वेट की बात करूं कि अपेरेंट वेट क्या होता है, अपेरेंट वेट को आप कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी को गिरने से जो वेट बचाता है वो अपेरेंट वेट होता है। आप इस तरह से कह दें कि प्रिवेंट टू फॉल द बॉडी, एक ऐसा वेट जो किसी बॉडी को गिरने से बचाता है उसको आप अपेरेंट वेट कहते हैं। अपेरेंट वेट को आप डब्ल्यू डैश से रिप्रेजेंट करें, डब्ल्यू डैश का मतलब अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट ज़ीरो भी हो सकता है। इसी तरह से अपेरेंट वेट जो है ये रियल वेट से ज़्यादा भी हो सकता है। अपेरेंट वेट जो है ये रियल वेट से कम भी हो सकता है। मतलब सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अपेरेंट वेट ज़ीरो भी हो सकता है, अपेरेंट वेट रियल वेट से ज़्यादा भी हो सकता है, अपेरेंट वेट रियल वेट से कम भी हो सकता है, अपेरेंट वेट रियल वेट के इक्वल भी हो सकता है। सारी ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, सब पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। जैसे बुक में उसने केसेस दिए हुए हैं, मैं केस 1 से अगर स्टार्ट करता हूँ, केस 1 में वो कहता है कि व्हेन एलिवेटर इज असेंडिंग, अगर एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है देन क्या होगा, कि मैं अगर एक एलिवेटर में और एलिवेटर अपर जा रहा है तब क्या होगा। उसमें हमेशा आप टेंशन में से वेट को माइनस करते हैं और इक्वल कर देते हैं mg के। mg का मतलब है नेट फोर्स। फोर्स आप कैसे देखो, दो फोर्सेस लग रही हैं। टेंशन क्या होती है, हर वो चीज़ टेंशन है जो रियल वेट के मतलब जो वेट के ऑपोजिट है। अगर वेट डाउनवर्ड है तो टेंशन अपवर्ड है। जहाँ पे भी वेट होता है उसको अपोज करने वाली चीज़ टेंशन होती है। जब एक बॉडी ऊपर जाएगी तो ये रिलेशन होल्ड करेगा कि टेंशन में से वेट को माइनस करेंगे। इसका मतलब माइनस डब्ल्यू इधर आके प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा mg प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब ये है, यहाँ पे आप mg की बजाय ma लिखें क्योंकि नेट फोर्स का मतलब होता है ma। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा ma प्लस डब्ल्यू की जगह आप लिखेंगे mg, क्योंकि नेट फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इसलिए मैंने उसको ma लिखा। अगर आप इसमें से m कॉमन लेंगे अंदर आ जाएगा आपके पास a प्लस जी। इस केस में देखो आंसर प्लस में आ रहा है। टेंशन का मतलब होता है पेरेंट वेट, यहाँ पे आप टेंशन को पेरेंट वेट कह रहे हैं, टेंशन इज अ पेरेंट वेट। इसका मतलब इस केस के अंदर जो पहला केस है, इस केस में अपेरेंट वेट जो है वो रियल वेट से ज़्यादा होगा। तो पहला केस मैंने असेंडिंग का किया कि अगर एक एलिवेटर ऊपर वाली साइड पे मूव कर रहा है तो उस केस में जो अपेरेंट वेट है वो रियल वेट से ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है उसमें वेरिएशन आ रही होगी, कॉन्स्टेंटली तो मूव नहीं कर रहा। सेकेंड केस आप कर लें डिसेंडिंग का। डिसेंडिंग के केस में क्या होगा, सेकेंड केस अगर मैं कहता हूँ कि एक एलिवेटर जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है विद वेरिएबल वेलोसिटी या वेरिएबल एक्सेलरेशन, उस केस में आप क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, आप लिखते हैं वेट माइनस टेंशन इज इक्वल टू नेट फोर्स मीन्स ma। अब ये माइनस का टी उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा w माइनस एम ए इज इक्वल टू टी। w की जगह आप mg लिख सकते हैं, mg माइनस एम ए इज इक्वल टू टी। अगर आप m कॉमन लें अंदर आ जाएगा g माइनस ए इज इक्वल टू टी। देखो इस केस में टेंशन यानी कि अपेरेंट वेट माइनस में आ रहा है। आप इस केस में ऐसे लिख सकते हो कि डिसेंडिंग के केस में अपेरेंट वेट जो है वो रियल वेट से लेसर हो जाता है, क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है। जो चीज़ माइनस में होती है वो लेसर होती है, कम होती जाती है। थर्ड और फोर्थ केस बड़े सिंपल हैं। थर्ड केस का मतलब होता है व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट। वैसे तो ये बुक में पहला केस है, मैंने इसको थर्ड में लिखा। अगर एलिवेटर रेस्ट में होगा, अगर एलिवेटर रेस्ट में है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, जितना उसका अपेरेंट वेट है उतना ही उसका रियल वेट है। तो मैं अगर रेस्ट में हूँ इसका मतलब मेरा रियल और अपेरेंट वेट इक्वल है। तो रेस्ट के केस में आप लिखते हैं कि डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू, कि अपेरेंट वेट रियल वेट के इक्वल होगा। और जो फोर्थ केस है, फोर्थ केस ब्रेकिंग का है, ब्रेकिंग स्ट्रिंग कह लें। फोर्थ में अगर हम ये कहते हैं कि सडनली अगर रस्सी टूट जाती है, अगर स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक हो जाती है, उस केस में क्या होगा, बॉडी फ्री फॉल करेगी। जब बॉडी फ्री फॉल करती है तो उस केस में अपेरेंट वेट बेटे जीरो हो जाता है। अब आपको ये क्वेश्चंस आनी चाहिए, जैसे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने केसेस डिस्कस किए, इससे रिलेटेड मैं अगर एक एमसीक्यू यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताएं कि एन एलिवेटर इज असेंडिंग upward with an acceleration
इक्वल टू जी, देन इट्स अपेरेंट वेट इज, क्वेश्चन ये है कि एक एलिवेटर अपवर्ड मूव कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि अपवर्ड मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। कांस्टेंट की वो बात नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, ज़ाहिर वेरिएशन है। एक एलिवेटर अपवर्ड जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के इक्वल है, देन अपेरेंट वेट क्या होगा। इसके ऑप्शन आप ले लें, अल्फा ऑप्शन आपके पास 0, बीटा ऑप्शन आपके पास mg, चार्ली ऑप्शन आपके पास 2mg और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 5mg। अब देखो पहले तो ये देखो कि यहाँ पे वो बात कर रहा है इज असेंडिंग, उसने आपको बता दिया असेंडिंग अपवर्ड। तो देखो असेंडिंग के केस में क्या रिजल्ट आता है, ये फार्मूला लगाओ। क्या फार्मूला है, फार्मूला आपके सामने है, t इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। अब वो आपको बता रहा है कि एक्सेलरेशन जी के इक्वल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है, ये होगा t इज इक्वल टू एम जी प्लस, बेटे ये ए की जगह भी मैं जी लिखूंगा क्योंकि वो आपको बता रहा है कि एक्सेलरेशन जी के इक्वल है। जब आप ए की जगह जी लिखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा एम जी प्लस जी यानी कि 2g, तो ये बन जाएगा टेंशन इज इक्वल टू 2mg। इसका मतलब जो इसका राइट ऑप्शन होगा आपके पास वो 2mg होगा, मीन्स के डबल हो जाएगा उसकी जो टेंशन की वैल्यू जो पेरेंट वेट है वो डबल हो जाएगा। इस तरह से वो आपको कोई भी एमसीक्यू दे के एक रस्सी ब्रेक हो गई, एलिवेटर अपवर्ड जा रहा था फिर डाउनवर्ड आया, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी तो हमेशा जो उसका अपेरेंट वेट है वो 0 हो जाएगा, ये आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास एक दो टॉपिक रह गए हैं जो हम डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले हम केपलर्स लॉ को डिस्कस कर लें। बेटे ये जो केपलर्स लॉ है, केपलर्स लॉ अक्सर पढ़ाया जाता है टाइम पीरियड के लिए और रेडियस के लिए। जैसे बुक में एक न्यूमेरिकल दिया है कि अगर अर्थ मूव करती करती सडनली उसका रेडियस हाफ हो जाए, श्रिंक हो जाए, तब क्या होगा। तब हम केपलर्स लॉ को यूज़ करते हैं। केपलर्स लॉ का फार्मूला होता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ पे आर रेडियस है जो आप अर्थ का लेते हैं या आपने एक वैल्यू फिक्स रखी होती है, टी यहाँ पे टाइम पीरियड है। अगर मैं इसको ये टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये याद रखना आपने, ये केपलर्स लॉ है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पावर 3/2, क्योंकि जब मैं इधर क्यूब रूट लूँगा, जब मैं इधर देखिए मैंने इसको स्क्वायर को ख़त्म करना है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये पावर 3/2 हो जाएगा। अगर आपने कभी भी इसको रेशियो बना के लिखना है तो ऐसे लिखेंगे T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2, टोटल पावर आपके पास 3/2 होगी। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसका कोई MCQ ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे मैं एक MCQ लिख रहा हूँ, इस MCQ की स्टेटमेंट है, MCQ इस तरह से है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन is reduced to 1/4, then number of days in 1 year are, इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अगर अर्थ और सन के डिस्टेंस को हम 1/4 रिड्यूस कर दें तो एक साल में नंबर ऑफ डेज कितने रह जाएंगे। मतलब अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है उसको हमने रिड्यूस कर दिया, 1/4 कर दिया। ऑप्शन है इसके, अल्फा ऑप्शन है 46, बीटा ऑप्शन है 52, चार्ली ऑप्शन है 58 और डेल्टा ऑप्शन है 361। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए केपलर्स लॉ इस पे अप्लाई करें। वो आपको बता रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज रिड्यूस टू 1/4, अर्थ और सन के डिस्टेंस को आपने 1/4 रिड्यूस कर दिया। सिर्फ केपलर्स लॉ लगाओ, यही वाला फार्मूला T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2, टोटल पावर आपके पास क्या है बेटे 3/2। कंडीशन क्या है, वो कह रहा है रेडियस को 1/4 रिड्यूस कर दिया। अगर 1/4 रिड्यूस करोगे इसका मतलब ये है कि आप ऐसे लिख रहे हो कि जो आपके पास R2 है आप इसको लिख रहे हो R1/4, क्योंकि वो कि आपने जो सेकंड रेडियस है उसको 1/4 रिड्यूस कर दिया। जब मैं इसके अंदर ये वैल्यू लगाऊंगा तो इस तरह से होगा T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2 की जगह पे आ जाएगा R1/4 और टोटल पावर बेटे आपके पास 3/2। ये R1 से कैंसिल आउट हो जाएगा।
4 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे होगा T1/T2 इज इक्वल टू 4/3/2। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो T1/T2, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और बाहर लिखी हुई है पावर 3/2, ये से कैंसिल आउट। तो T1/T2 बेटे इसकी वैल्यू आ गई 2/3 यानी कि 8। चूँकि T2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, T2 को आप इधर ले आओ, ये आ जाएगा T1/8। इसमें जस्ट आप वैल्यू लगा दें। क्या आपने वैल्यू लगानी है? आप इसमें ये करोगे कि T2 इज इक्वल टू T1 का बेटे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी की। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है ये मैंने क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था, मैं दोबारा इसका फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ कि इसको हम लिखते हैं v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एम ओवर आर, या इसको आप ऐसे भी लिखते हैं v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आर। अगर यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है, देखिए ये g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मास ऑफ प्लैनेट, ये r इसका रेडियस, इसी तरह ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी r रेडियस। देखो इन दोनों में मास ऑफ सैटेलाइट नहीं आ रहा। ये सबसे मेन चीज़ है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी मास ऑफ सैटेलाइट के इंडिपेंडेंट होती है। वो आपको जैसा मर्जी एमसीक्यू दे कि हमने सैटेलाइट का मास 4 टाइम बढ़ा दिया, 5 टाइम इंक्रीज़ कर दिया, 6 टाइम इंक्रीज़ कर दिया, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, मैंने इसलिए लिखा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट। जितना मर्जी मास ऑफ सैटेलाइट को बढ़ा लें, मास ऑफ सैटेलाइट की वजह से ऑर्बिटल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि कैपिटल M जो है ये मास ऑफ प्लैनेट का है। तो जस्ट आप लोगों ने इसके 2 फार्मूलाज जो है ना, इसको अच्छी तरह से याद रखना है कि ये फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला। नेक्स्ट है जी आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी का फार्मूला होता है 1/2 पाई स्क्वायर रूट जी ओवर आर। ये आपने फार्मूला याद रखना है। इसमें सबसे मेन बात ये है कि एफ और स्क्वायर रूट आर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा आप आर की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, एफ की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। ये सबसे मेन चीज़ है। फार्मूला आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए। वो अगर आपको आर की वैल्यू चेंज करने को के आप चेंज करके उसको बता सकें कि इसका आंसर क्या है। आप अगर इसकी रेशो बनाते हैं फार्मूला की, तो ऐसे बनेगी F1/F2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R2/R1। ये इसकी रेशो का आंसर आएगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट टॉपिक, क्योंकि मेन चीज़ें इसकी सारी हमने डिस्कस कर ली चैप्टर की 100%, जो चीज़ें इसमें आ सकती थी मैंने मैक्सिमम उसमें चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली। कोशिश यही की है कि कोई भी पॉइंट ना रहे। लास्ट में आपके पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जियो स्टेशनरी वो ऑर्बिट होते हैं जो सिंक्रोनस होते हैं अर्थ के मुताबिक, अर्थ के साथ अटैच होते हैं, अर्थ के साथ सिंक्रोनस होते हैं और मूव कर रहे होते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस हमने जो फाइंड आउट किया था वो ये आया था GMT² / 4π² टोटल पावर 1/3। तो ये बच्चों आपने इस फार्मूले को याद रखना है रेडियस के लिए। अमूमन जो मैंने देखा मोस्टली इसका MCQ नहीं आता, लेकिन अगर आ भी जाए तो आपको एटलीस्ट जो है ना ये फार्मूला पता हो। अगर ये फार्मूला पता होगा तो आप इसको ईजिली जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मास ऑफ प्लैनेट, T टाइम पीरियड। इसमें भी देखो मास ऑफ सैटेलाइट नहीं आ रहा। तो ये तीनों फार्मूलाज सिर्फ आपने इसको याद रखना है। ये वाला अगर आपको आए तो आपको इसकी वेरिएशन आनी चाहिए और ये आपको पता हो। जस्ट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी बुक में लिखी है, वो आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो ये बेटे आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 7 है वो हमने डिस्कस किया। और आज के चैप्टर में हमने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट किया और ये देखा कि चैप्टर नंबर 5 में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं या क्या क्या वेरिएशंस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे और इससे रिलेटेड बोर्ड में जो ECAT में जो पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं ये नस्ट के हैं जो बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं सिर्फ ECAT की आप करें, आपने सबकी प्रैक्टिस करनी है, उसकी आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। इंशाल्लाह ताला बेटे अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, उसमें हम नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर 6 उसको डिस्कस करेंगे। लाजमी प्रैक्टिस इसकी करें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।